मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद और एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित है हमारा प्रिय शिष्य गौरव जी। तो गौरव, आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करेंगे? जी बिल्कुल, आज हम लोग का विषय है आर्य की उत्पत्ति। जी, आर्य की उत्पत्ति। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें तो आइए गौरव हमें बताएगा आर्य शब्द के क्या अर्थ होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आर्य शब्द का जो अर्थ है उसको हम कह सकते हैं कुलीन कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं और सम्मानित भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, कुलीन, श्रेष्ठ, सम्मानित इत्यादि इसका अर्थ होता है ना? जी बिल्कुल। कई अर्थों में यह एक नृजातीय समूह को भी इंगित करता है। जी, है ना? तो अब आते हैं आर्यों की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं, इसके बारे में हमारा गौरव जो है एक एक करके बताएगा। जी बिल्कुल, आर्य की उत्पत्ति को एक सिद्धांत में हम नहीं कह सकते, इसके कई सिद्धांत हैं। जैसा कि मध्य एशिया का सिद्धांत है, यूरोपीय सिद्धांत है, उनके बाद जो है ध्रुवीय सिद्धांत भी है और कह सकते हैं भारतीय सिद्धांत भी है और भी कई सिद्धांत हैं। तिब्बत का सिद्धांत है, तिब्बत का सिद्धांत है, पामीर कश्मीर का सिद्धांत है। तो विभिन्न आधारों को ग्रहण कर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जी आर्यों की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। जी बिल्कुल। उसके आधार पर सर्वप्रथम हम बात करते हैं मध्य एशिया के सिद्धांत के बारे में। तो इसके प्रतिपादक कौन थे गौरव? जी बिल्कुल, इसके प्रतिपादक मैक्स मुलर थे। तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उसके बारे में आप बताएं। जी, जैसे कि मध्य एशिया के क्षेत्र में जैसे कि उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद जो है आपको कजाकिस्तान है और किर्गिस्तान भी है, बैक्ट्रिया है ना? तो इन क्षेत्रों को मध्य एशिया कहा जाता है। जी बिल्कुल। और मैक्स मुलर का कहना था कि आर्य लोग घोड़े पालते थे। जी बिल्कुल। तो मध्य एशिया में क्या घास का मैदान है कोई? जी क्या? बिल्कुल, मध्य एशिया में एक स्टीपीज नामक जो है घास का मैदान है, जहाँ पे जो है कैस्पियन सागर और काली सागर ब्लैक सी के बीच में स्थित उत्तर में जो है पॉन्टिक कैस्पियन नामक जो है स्टीपीज एक घास का मैदान है। हाँ, जहाँ विशाल घास का मैदान, जहाँ मैक्स मुलर ने सोचा कि यहाँ पे जो है काफ़ी घोड़े जो है चरते हैं, तो वहाँ से जो है उनको लगा कि मध्य एशिया का सिद्धांत दिया, वहीं से जो है आए होंगे। आर्य लोग पशुपालक थे, घोड़े पालते थे और घोड़े इन्हीं क्षेत्रों में बहुतायत से मिलते हैं। जी। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया है। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या है? जी, दूसरा सिद्धांत है यूरोपीय सिद्धांत। हाँ, यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया गौरव? सर विलियम जोन्स ने। हाँ, इसका आधार उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने जो है सर विलियम जोन्स ने भाषाओं के आधार पर जो है उन्होंने कहा कि ये जो है आर्य हमारे, ये जो जैसे कि हम लोग भी आर्य ही हैं, वो आगे चल के हम लोग को पता चलेगा जब पूरा विश्लेषण होगा उसके पश्चात। जो सर विलियम जोन्स से उन्होंने कहा कि भाषाओं के आधार पर जो है आर्य यूरोप के ही निवासी थे। भाषाओं में समानता, जी, है ना? कई भाषाओं में जो कुछ शब्द हैं उन शब्दों में उनके उच्चारण में समानता है। जी बिल्कुल। उन समानताओं के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य यूरोप के होंगे। जी। कई ने उन्हें हंगरी का कहा, कई ने यूक्रेन का कहा, है ना? जी। तो अब आइए हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के मातृ शब्द के बारे में। जी बिल्कुल। तो यह
ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ग्रीक भाषा में जो है मातृ शब्द को हम मटेर कहते हैं। मेटर कहते हैं, मेटर। मेटर। जी। नहीं, ग्रीक बोले ना, मटेर ही कहते हैं। हाँ, ग्रीक में मटेर ही कहते हैं, जी। लैटिन में मेटर कहते लैटिन में मेटर कहते हैं, हैं, और जर्मन भाषा में मुटेर। मुटेर कहते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। और इसी प्रकार जो संस्कृत का पितृ शब्द है, पितृ शब्द को लैटिन भाषा में क्या कहेंगे? पेटर। पेटर कहेंगे। जी बिल्कुल। ग्रीक भाषा में क्या कहेंगे? उसको ग्रीक भाषा में पटेर कहेंगे, पटेर कहेंगे, और जर्मन भाषा में उसको वटेर कहेंगे। मटेर कहेंगे, है ना? जी, तो वटेर। इन उच्चारणों में समानता है ना? जी। लेकिन कुछ शब्दों में समानता हो जाने से हम बिल्कुल यह नहीं मान सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आर्य यूरोपीय थे। जी बिल्कुल, है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, उनकी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मिलते जुलते हैं। हमारे संस्कृत में उनकी भाषा के शब्द तो नहीं ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है? नहीं। जिससे क्या प्रतीत होता है कि भारतीय आर्य ही वहाँ गए होंगे। जी बिल्कुल। और जब वे वहाँ गए होंगे तो जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी भाषा के शब्द भी उसकी जो अपनी भाषा है उसमें आ जाते हैं, है कि नहीं? उसका असर, उसका प्रभाव हो जाता है। हमारी संस्कृत में उनकी भाषा के कोई शब्द है क्या? नहीं, इससे तो सीधे तौर पे साबित हो रहा है कि जो है वो यूरोपीय नहीं थे, वो भारत के ही थे। जी। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक। हाँ जी, ध्रुवीय सिद्धांत। हाँ, जिन्होंने एक पुस्तक में लिखी है, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। हाँ, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। उन्होंने कहा कि अहोरात्र और प्रलंबित उषा, मतलब उषा का अर्थ होता है प्रातः काल से पहले की वेला, सूर्योदय से पहले कह सकते हैं। हाँ, प्रलंबित मतलब बहुत दिन की उषा, है ना? अहोरात्र मतलब 6 महीने की दिन, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि। तो ऐसा वर्णन वेदों में मिलता है, और ऐसा सिर्फ ध्रुवीय प्रदेश में ही होता है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह दिया कि जो है ध्रुवीय क्षेत्र के हैं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ वर्णन हो जाने से किसी चीज का हम यह ठहरा दें कि वो हम वहीं से, अगर हम कश्मीर का वर्णन कर दें कोई पुस्तक लिखकर, तो क्या इसका अर्थ यह हो जाएगा कि विश्वजीत कश्मीर का निवासी है? बिल्कुल नहीं, है ना? वो अंतर्दृष्टि से या कभी वहाँ गए होंगे, किसी से सुना होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो चलिए, यह सिद्धांत भी मुझे नहीं लगता है कि उम्दा है, पुख्ता है। अब आते हैं किस सिद्धांत पर? अब आते हैं पामीर कई पठार और कश्मीरी सिद्धांत। वो तो दिया था D.L. कल। चलिए, उसमें भी उतना जान नहीं है जी। भारतीय सिद्धांत की हम बात कर लें। जी बिल्कुल, भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत किसने दिया? जी बिल्कुल, AC दास थे उनमें, और डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और एक और राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे, है ना? तो डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान था वह क्या था? सप्तसैंधव प्रदेश। जी, सप्तसैंधव प्रदेश। इस प्रदेश में 7 नदियां बहती थीं। जी बिल्कुल, है ना? सिंधु, सरस्वती और सिंधु की 5 सहायक नदियां, जिनमें कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। हाँ बिल्कुल। तो ये नदियां बहती थीं, और इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द आर्य लोग का क्या था? बसेरा था। जी। आर्य लोग कबीलों के रूप में यहाँ पर ऋग्वेद और पुराणों में भी जो है वर्णन है 5 कबीलों के बारे में। राजबली पांडे कहते हैं कि ऋग्वेद में यह वर्णन है कि आर्य 5 कबीले में बटे हुए थे। जी बिल्कुल, पुरु, यदु, अनु, तुर्वशु और द्रयो। और पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है, पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक चंद्रवंशी राजा हुए हैं। गौरव, उनका नाम बताइए। जी बिल्कुल, चंद्रवंशी राजा जिसका नाम था
ययाति। ययाति, जिन्होंने 2 विवाह किए थे, एक देवयानी से, एक शर्मिष्ठा से। हाँ, देवयानी और शर्मिष्ठा, ये दोनों नाम अभी भी बंगाली स्त्रियाँ काफ़ी रखती हैं। बंगाल चले जाएंगे तो बहुत सारी स्त्रियों के नाम आपको मिलेंगे, देवयानी, शर्मिष्ठा, जो कि ययाति की 2 पत्नियां थी उन्होंने इन दोनों से विवाह किया था। और देवयानी से कई पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, एक यदु और एक तुर्वसु, है ना। यदु और तुर्वसु, यदु से ही यादव कुल बना है ना जी। तो यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा से 3, हाँ, पुरु, अनु और द्रुहु या द्रह्यु जी। तो ये पुराणों की बात हो गई जी, बिल्कुल। और ऋग्वेद में भी वर्णन है कि आर्यों के 5 कबीले थे। और आर्यों के कबीले, और मतलब एक भरत कबीला भी था, तो भरत कबीला के राजा थे सुदास, है ना। हाँ, सुदास और अन्य 10 व्यक्तियों के मध्य परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है। जिनमें भरत कबीले जो है उनको विजय मिली थी। भरत कबीले सुदास को विजय प्राप्त हुई थी। तो इन आधारों को साक्ष्य मानकर डॉक्टर राजबली पांडे और डॉक्टर संपूर्णानंद ने यह कहा है कि आर्य विशुद्ध रूप से भारतीय थे, विदेश विदेश से नहीं आए थे, यहीं के मूल निवासी थे। और हमारा भी मानना है गौरव, ये बिल्कुल अंग्रेजी जो इतिहासकार थे, जो इनका वो एक सिद्ध करना था कि जो है अंग्रेजी इतिहासकार, अंग्रेज वामपंथी लोग, ये हमेशा अंग्रेज जहाँ कहीं भी गए, चाहे अमेरिका गए हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया गए हों, अफ्रीका गए हों, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने यह साबित करना चाहा कि तुम लोग विदेशी हो, स्वदेशी नहीं हो। देखिए कितना कुटिल व्यक्ति है ये लोग, है ना। बहुत दुष्ट प्रकृति का ये लोग व्यक्ति था, है ना। आप सोचिए कि आर्य वेद को मानते थे, वेदों की उन्होंने रचना की, पीपल वृक्ष को प्रकृति पूजक थे, है कि नहीं? जी, बिल्कुल। प्रकृति पूजक थे, पीपल वृक्ष पूजक थे, नदी पूजक थे, है ना। हमारे यहाँ नदियाँ जो होती हैं पूजनीय होती हैं, गंगा नदी, सरस्वती नदी। पीपल वृक्ष की पूजा हम लोग करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। उसको हम संस्कृति और सभ्यता को जल्दी लोग भूलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भूलते हैं। अरे 3500 सालों 3500 साल, 1500 ईसा पूर्व माना गया है उनका काल, और भी पहले के होंगे, 3500 तो मानते हैं। तो 3500 वर्षों में क्या लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर कोई सनातनी व्यक्ति अमेरिका में जा बसता है 100 साल पहले, तो क्या वह पूजा पाठ करना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो वहाँ भी पूजा करेगा, मंदिर बनाकर करेगा जी, है ना। तो आप जो कहते हैं कि आर्य यूरोप से आए, तो जब यूरोप से आए तो यूरोपीय आर्य पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं करते? जी, बिल्कुल। उनमें संस्कृत भाषा का अवशेष क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलते? कहीं संस्कृत क्यों नहीं है ना? महत्वपूर्ण सवाल। जी, बिल्कुल। वहाँ गुरुकुल पद्धति क्यों नहीं है? देखिए हम लोग